अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये आपका लेक्चर नंबर 15 पार्ट बी। और मैंने ये कहा था ये जो आपकी स्लाइड नंबर 5 है यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा और ये कन्वर्स है उसी थ्योरम का जो आपने पिछले पार्ट में किया था। पहले ज़रा रिकॉल कर लें उसमें आपने क्या किया था। उसमें आपने कहा था एक नेचुरल पार्टीशन है, मतलब कहने का ये है कि अगर एक एलिमेंट एक सेल में है तो दूसरे में नहीं है, सिंपल वर्ड्स में। और ऐसे हालात हो जाते हैं तो वो जो रिलेशन है जो इसकी वजह से मतलब कि पार्टीशन हुई है वो रिलेशन क्या होगी, नेचुरल रिलेशन। रिफ्लेक्सिव होगी, सिमेट्रिक होगी, ट्रांजिटिव होगी। अब उल्ट प्रूफ करना है कि जी एक रिलेशन है वो खैर से रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो उस वजह से जो पार्टीशन होगी वो नेचुरल पार्टीशन होगी। यानी एक एलिमेंट अगर एक सेल में है तो उसी में होगा, किसी दूसरे में नहीं होगा। ये तो मैंने बोला जुबानी। अब पढ़ते हैं यहाँ से। वो कहता है लेट एस बी या नॉन एम्प्टी सेट। आर जो है रिलेशन है बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ एस दैट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। यानी कि नेचुरल रिलेशनशिप है। कौन सी प्रॉपर्टीज? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कि ए इज इन रिलेशनशिप विद ए, ये लिखा है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू एस। ए आर भी लिखा हुआ है, देन बी आर ए लिखा हुआ है, यानी कि ए इज इन रिलेशनशिप विद बी, देन बी इज इन रिलेशनशिप विद ए। ज्यादा आसान, ए इज इन द सेम सेल एज बी, ऑल्सो बी इज इन द सेम सेल एज ए। उससे भी आसान, यानी कि ए अगर उस सेल में है जिसमें बी है तो बी भी उसी सेल में है जिसमें कि ए है। ये होल्ड कर रही है, ट्रू है, इसको आप यूज कर सकते हैं। थर्ड, ए आर बी है, बी आर सी है, तो ए आर सी है, यानी कि ए इज इन द सेम सेल एज बी, बी इज इन द सेम सेल एज सी। इसका मतलब है कि ए इज इन द सेम सेल एज सी, यानी कि ए आर सी, ये गिवन है। फिर वो कहता है देन अब प्रूव करें आर यील्ड्स, ये जो रिलेशन है आर यील्ड्स अ नेचुरल पार्टीशन ऑफ एस। जो नेचुरल पार्टीशन है उसका मतलब है कि ये जैसे ए साहब हैं जो कि एस को बिलोंग कर रहे हैं, अगर वो एक सेल में हैं तो दूसरे में नहीं होंगे। अब ये नोटेशन यूज होगी उस सेल की जिसमें ए मौजूद है। फिर सुन लें, ये नोटेशन यूज होगी उस सेल की जिसमें कि ए मौजूद है, उसको ए बार लिखेंगे और यूं लिखेंगे जी एक्स बिलोंग्स टू एस। उसमें एस के ही एलिमेंट्स हैं लेकिन सारे के सारे इन रिलेशनशिप विद ए हैं, यानी कि उसी सेल में जिसमें ए है। फिर सुन लें, इसमें वो एलिमेंट्स एस के हैं, यानी एक्स साहब जो हैं वो एस के एलिमेंट्स हैं विच आर इन रिलेशनशिप विद ए, यानी कि उसी सेल में है जिसमें कि ए है। ये है जी सेल कंटेनिंग ए, ठीक है जी, ये नोटेशन चलेगी सेल कंटेनिंग ए। आए हम इसको प्रूव करते हैं। ये लें जी ए या रेड सी, कहता है वी शो दैट द सेल्स डिफाइंड बाय दिस, ये जो आपके पास लिखा हुआ है जी एक्स बिलोंग्स टू एस, एक्स आर ए, डू कंस्टिट्यूट अ पार्टीशन ऑफ एस, दैट इज एवरी एलिमेंट ऑफ एस इज इन वन एंड ओनली वन सेल। ये तो अब टिप्स से आ जाना चाहिए, कई बार हमने बात की है कि एक एलिमेंट एक ही सेल में होगा और किसी दूसरे में नहीं होगा। अब प्रूव कैसे करना है? प्रूव हम ये करेंगे, हम कहते हैं कि यही एक सेल है, यही क्लेम करना है ना, यही प्रूव करना है, यही दावा करना है, करके छड़ना है कि यही एक सेल है जिसके अंदर ए को आपने बंद किया हुआ है, स्मॉल ए को, कोई और नहीं है। अगर कोई और है तो फिर क्या होगा? यहां से स्टार्ट करते हैं। कहता है लेट ए बिलोंग टू एस, ठीक है जी। कहता है देन ए बिलोंग टू ए बार, ठीक है जी। अब वो कहता है बाय द रिफ्लेक्सिव कंडीशन वन, ए वाली इसकी बात कर रहा है। रिफ्लेक्सिव कंडीशन वन का मतलब है सो ए इज इन एटलीस्ट वन सेल। क्यों? क्योंकि ए आर ए लिखा हुआ है ना कि सेल जो आपके पास है जिसमें ए है वो वही है जिसमें कि ए है। क्या अजीब सा मैंने जुमला बोला, यही पढ़ा था ना पहले। तो रिफ्लेक्सिव कंडीशन कहती है कि कोई एक सेल तो है जिसमें ए मौजूद है, तो ये लिखा हुआ है कि उसको हम ए बार कह रहे हैं जो भी वो सेल है। रिफ्लेक्सिव कंडीशन कहती है कि कोई ना कोई है, एटलीस्ट वन सेल तो है जिसमें कि ए मौजूद है, ठीक है जी। अब हम सपोज करते हैं कि ए साहब जो है एक और सेल में मौजूद है विच इज बी बार, और ये वो सेल है जिसमें बी भी कंटेंट है। ध्यान से सुने, हम कहते हैं कि सपोज करते हैं कि जो स्मॉल ए है वो एक और सेल में मौजूद है, उस सेल को हम बी बार कहते हैं, और ये वैसे वो सेल है जिसमें कि बी मौजूद है, ठीक है जी। ये वो सेल है जिसमें बी मौजूद है लेकिन इसमें ए भी मौजूद है। प्रूव हम क्या करेंगे? बड़ी गड़बड़ हो गई है। पहले हम कहते हैं जी ए जो है इस सेल में मौजूद है, अब हम कहते हैं ए इस सेल में मौजूद है। फिर हमने कहा था एक से ज्यादा में हो नहीं सकता, वो एक ही तरीका है अगर दोनों सेल सेम हो, अगर दोनों सेल सेम हो। अब सेट थ्योरी की लैंग्वेज ये कहती है कि ये दो सेट्स हैं, इनको सेम प्रूव करना है। तरीका क्या होता है? हम प्रूव करेंगे कि ए बार इज द सबसेट ऑफ बी बार, फिर हम प्रूव करेंगे बी बार इज द सबसेट ऑफ ए बार, दोनों इक्वल हो जाएंगे। कैसे करेंगे? ए बार में से एक एलिमेंट लेंगे, प्रूव कर देंगे बी बार में है, बी बार में से भी एक एलिमेंट लेंगे, प्रूव कर देंगे कि ए बार में है, और एलिमेंट होगा आर्बिट्रेरी कोई भी होगा, ठीक है जी। तो इस तरह से हालात हो रहे हैं।
अच्छा, ये जो मैंने सर्कल किया हुआ है ना, इस पे इतना तवज्जो बेशक ना दें, इस पे तवज्जो दें कि स्मॉल ए साहब जो है एक और सेल बी बार में है। ये जो आ है ना, इसका मतलब कि एक और सेल जो कि बी बार है। अलबत्ता ये प्रूफ करना है। अगर उम्मीद है कि पता लग गया होगा, ना पता लगे दोबारा सुन लीजिएगा। लेकिन ये है कि ए साहब जो है वो इस सेल में भी है, इसमें भी ये प्रूव करना है कि दोनों सेम सेल्स हैं, क्योंकि हमने यही दावा किया हुआ है। ये प्रूव करना है कि जो स्मॉल ए है वो एक से ज्यादा सेल्स में नहीं हो सकता। आगे चलते हैं। This would show that it can't be in more than one cell. चलें जी, मैं फिर अमेरिका पहुंच गया था। फिर पढ़ते हैं इसको। This would show that A can be in more than one cell, यानी कि हमने ये शो करना है कि एक से ज्यादा सेल्स में A नहीं हो सकता, यानी कि प्रूव करना है A बार इज इक्वल टू B बार। A बार क्या है? सेल कंटेनिंग A। B बार क्या है? वैसे सेल कंटेनिंग B है, लेकिन उसमें A भी है। We show that each set is a subset of the other। ठीक हो गया जी, ये करते हैं। मैंने पहले बता दिया कि each set is a subset of the other। A बार होगा B बार का सबसेट, B बार होगा A बार का सबसेट, यानी कि ये वाली चीज या ये वाली चीज या ये वाली चीज। फिर इक्वलिटी होगी कैसे, यहां से देखते हैं। टू प्रूव ए बार इज द सबसेट ऑफ बी बार, पहले ये प्रूव करते हैं। उसमें से हम एक एलिमेंट लेंगे ए बार में से, और किस तरह प्रूव करना है कि वो क्या बी बार में चला जाए, वो बी बार में चला जाए। कैसे जाएगा? जब ए बार में से आ रहा है तो उस सेट में से आ रहा है या उस सेल में से आ रहा है जिसमें स्मॉल ए मौजूद है, उस सबसेट में से आ रहा है जिसमें स्मॉल ए मौजूद है। दिस मींस दैट एक्स इज इन रिलेशनशिप विद ए, एक्स आ रहा है। ठीक हो गया जी। लेकिन हमने तो ये भी कहा था जी ए बी बार मौजूद है, इसका मतलब है कि A इज इन रिलेशनशिप विद B। ठीक है जी। अब जरा इन दोनों को गौर से देखें। क्या मैं यहाँ ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लगा के कह सकता हूँ कि X इज इन रिलेशनशिप विद B? बिल्कुल कह सकता हूँ। देन बाय द ट्रांजिटिव कंडीशन 3, अगर X आर ए है, A आर बी है, तो X आर B होगा, यानी कि X बिलोंग कर जाएगा B बार में। यानी कि कैसे बिलोंग कर गया? क्योंकि जी सीधी सी बात है, X बिलोंग्स टू B बार का मतलब है ये वो वाला सेल था जिसमें कि B मौजूद है। ठीक है जी। या यूं कह लें, जब आपने कह दिया x इज इन रिलेशनशिप विद b, तो जाहिर बात है कि x उस सेल में मौजूद है जिसमें कि b मौजूद है। x बिलोंग्स टू b बार हो गया। तो आपने तो कहा था जी x a बार में है, लेकिन x घुस गया जाके b बार में, इसका मतलब a बार b बार में कंटेन्ड है। a बार इज द सबसेट ऑफ b बार। अब अदर वे राउंड करें। अब आप सपोज करें कोई एक और एलिमेंट लें जो b बार में है, किसी तरह प्रूव कर दें कि वही एलिमेंट a बार में है। कैसे होगा? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है y इज इन द सेम सेल एज b, या y इज इन रिलेशनशिप विद बी, y इज इन रिलेशनशिप विद बी, या y आर बी। ठीक हो गया जी। लेकिन हमने तो कहा था a भी b बार में मौजूद है, तो फिर a भी हो गया इन रिलेशनशिप विद b। ठीक हो गया जी। अब सिमेट्री प्रॉपर्टी क्या कहती है? देख लें, सारी यूज हो रही है, ट्रांजिटिव भी यूज हो रही है, रिफ्लेक्सिव भी यूज हो रही है, सिमेट्री भी यूज हो रही है। सिमेट्री कहती है कि मैं ए आर बी को बी आर लिख सकता हूँ। अब देखें ना, यहाँ भी स्टूडेंट्स कहेंगे हाय हाय रट्टा लगाना पड़ेगा ये लिख के। ये नो, इसलिए रट्टा नहीं लगाना, मैंने किसी तरह प्रूव करना है कि जो y है a बार में जा रहा है, वो कब होगा? y आर भी तो था, लेकिन यहां से नहीं बात बन रही। अगर इसको लिखा जा सकता है बी आर है, फिर हो सकता है, क्योंकि इसमें और इस पे, फिर देख लें, इस पे और इस पे मैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लगा सकता हूं। अगर y आर बी है और बी आर ए है, तो मैं कह सकता हूं y आर ए। ये इसलिए इसको ये लिखा था यूजिंग सिमेट्री प्रॉपर्टी, ताकि मैं ट्रांजिटिव कंडीशन या ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लगा सकूं। जब y इज इन रिलेशनशिप विद b है, b इज इन रिलेशनशिप विद a है, तो y भी होगा इन रिलेशनशिप विद a। सबसे सिंपल, y उसी सेल में है जिसमें के b है, a उसी सेल में है जिसमें के b है, तो इसका मतलब है कि y उसी सेल में जिसमें के a है। ठीक है जी। तो ये वाली चीज आपके पास आ गई, y आर ए हो गया, तो y बिलोंग कर जाएगा a बार को, उस सेल को बिलोंग कर जाएगा जिसमें कि a है। आपने तो कहा था y b बार को बिलोंग कर रहा है, हाँ है, लेकिन वो तो a बार में जाके घुस गया। इसका मतलब है कि b बार इज द सबसेट ऑफ a बार। जब a बार भी b बार का सबसेट है और b बार भी a बार का सबसेट है, तो a की पॉसिबिलिटी है कि दोनों बराबर हैं, फ्रॉम 1 and 2 दोनों बराबर हैं। इससे क्या प्रूव हुआ? इससे यही प्रूव हुआ कि अगर a जो है a बार में है और b बार में है, तो दोनों सेम है। या a जो है a बार में है तो किसी और में हो ही नहीं सकता, अगर किसी और में है तो वो चीज a बार के बराबर ही होगी, वो सेल a बार के बराबर ही होगा। अच्छा, अब ये सारी कहानी का फायदा है कोई? बिल्कुल है, अगली स्लाइड पे आ रहा है, जाके देखते हैं। ये है जी इक्विवेलेंस रिलेशन। देखें, ऐसी रिलेशन जिसमें तीनों चीजें आ रही हो, जिसमें आपके पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी आ रही हो, जिसमें आपके पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी आ रही हो, जिसमें आपके पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आ रही हो, ऐसी रिलेशन जो ये तीनों सेटिस्फाई कर रही है, उसको कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। अब पढ़ लें।
a relation R on a set S satisfying the reflexive, symmetric and transitive properties, उसको कहते हैं जी इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक हो गया जी, ऑन S। और वो जो सेल साहब है ए बार इन द नेचुरल पार्टीशन गिविंग बाय एन इक्विवेलेंस रिलेशन, उसको कहते हैं इक्विवेलेंस क्लास। तो देखें, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। असल चीज यही है कि हमने शुरू किया था वर्ड पार्टीशन, फिर हमने कह दिया सेल, अब हम कह रहे हैं इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास भी आपके पास जो है सेल ही है, पार्टीशन ही है, लेकिन इस तरह से है जो किस रिलेशन के तहत आ रही है, इक्विवेलेंस रिलेशन के तहत आ रही है। और इक्विवेलेंस रिलेशन क्या थी, जो कि रिफ्लेक्सिव थी, सिमेट्रिक थी, ट्रांजिटिव थी, टेंटेन। और ये सिंबल यूज होगा, ये सिंबल जिसको टिल्डा कहते हैं, ये यूज होगा, विल बी यूज टू डिनोट इक्विवेलेंस रिलेशन। आइंदा से हम इसको यूज करेंगे टू डिनोट इक्विवेलेंस रिलेशन। और जहां भी ये आएगा, ना सिर्फ वो रिलेशन होगी, वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगी। और इक्विवेलेंस रिलेशन में आपके पास रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। यहाँ बात खत्म नहीं हो जाएगी, उसको इक्विवेलेंस रिलेशन तो हम कहेंगे, लेकिन जो सेल इक्विवेलेंस रिलेशन के तहत बनेगा उसको इक्विवेलेंस क्लास कहेंगे। ठीक है जी, अब चलते हैं आगे। आगे कौन है जी? मैं ही हूं। लें जी, एनी क्वेश्चंस? नवाजिश करम, शुक्रिया, मेहरबानी। लें जी, दी एंड ऑफ लेक्चर नंबर 15। अब वाकई एंड हो गया, क्योंकि पार्ट भी एंड हो गया। गुड बाय। अब इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी लेक्चर नंबर 16 में। अल्लाह हाफिज, बल्कि 16 के ए पार्ट में।